बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे सब दो मौज़ूआत हैं जिन पे हमने जल्दी 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 बात करनी है। पहला मौजू तो ये है कि पार्लिमानी जो कमेटी है आज वो जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है उसका जवाब देने वाली है, यानी जो नया चीफ जस्टिस है वो कौन होगा। एक तो आप कोई चूहा रिपोर्ट मेरे पास लेकर आए हैं तो वो मैंने आपसे पूछना है। तो वैसे ही पार्लियामेंट में आपको पता है कितने बड़े बड़े चूहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने शुरू कर दी, ये इस पे बात करते हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर चूहों की तादाद बहुत ज्यादा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो चूहे हैं उसके लिए हुकूमत ने कुछ अरसा पहले एक प्रोजेक्ट भी लेकर आया था, लेकिन अभी तक चूहों की तादाद कम नहीं हुई। हाँ जी, वो ठेका देना था उन्होंने, कोई पता नहीं कितने करोड़ का जी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो असल में वो जो उसका सीलिंग का सिस्टम है, हाँ पुराना हो गया ना, उसके अंदर बहुत से चूहे हैं। ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में भी हैं, छोड़े इनको। चले बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो उसके बारे में पूछना है मैंने, दूसरा जो इकोनॉमी के ऊपर मैंने बात करनी है वो ये करनी है सर के जो रिटेलर स्कीम थी, ताजरों के लिए ताजर दोस्त स्कीम, वो तो बढ़ गई है। वो मैं आपको पूरी डिटेल अगर आप कहेंगे ठीक है, तो तो मैं आगे क्या होगा आपको उसका? वो बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये पार्लिमानी कमेटी किसके नाम पे इत्तेफाक करेगी और ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्या जुडिशरी वाकई फतह हो गई है। मैं वैसे मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही क्या चले वो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दो चार देखें वो बात उस तरफ चली जाएगी कि दो चार वजीर आजम उन्होंने गिराए तो एक दो चीफ जस्टिस इधर से भी गिर जाएगा तो क़यामत नहीं आ जाएगी, पॉइंट स्कोरिंग पूरी हो जाएगी। कब तक ये फिर कोई दाव पेच चलते रहते हैं। तो लेकिन ये है कि कमेटी बनी है। एक तो हमने कल, मैं दोबारा बात करूंगा कि इस पे पहले बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए थी इन चीज़ों पे सारी। इतने सारे अभाम हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं पहले, इससे पहले कि हम उस पर जाएँ कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस। तो ये जनाब के इतने अनप्रिपेयर्ड और हेस्टली ये सारा कुछ किया गया है कि जिस तरह कि अभी आप समझें कि 2-3 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट मोस्टली एक तरह से मुअत्तल रहेगी। मुअत्तल किस लिए रहेगी कि आप कैसे बाइफरकेट करेंगे कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू होगा और इसमें और आप, देखिए हर ये कंफ्यूजन रहेगी। बेसिक राइट्स पे अपील होती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है ना, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट इट्सेल्फ जस्टिस है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है ओवरऑल सारी। लेकिन जिस तरह कल मैंने अर्ज़ की थी कि जो कुछ लोगों को लगता है मेहताब साहब कि जिस तरह इस्लामाबाद क्लब, एलीट क्लब्स, अब आपने जो 100-200 अपना पॉलिटिकल केस है जो सारा जिस पे आपका सिस्टम चलता है, उसके लिए आपने एक विद इन द सुप्रीम कोर्ट एक क्लब क्रिएट कर लिया है। वहाँ पे आपने अपने बंदे लगा देने हैं एलिजिटली, और उस क्लब को आपने एक अपनी एक्सक्लूसिव आपकी एंट्री हो गई है ना, आपको मसला ही कोई नहीं, वो 4-5 बंदे। ऐसी बात सुनिए, एक बात तो मुझे, इफ यू कंसिडर मी एज डेविल्स एडवोकेट, मुझे ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, वो इदारा 2-4-5 प्राइम मिनिस्टर को खा जाता है, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को तो फिजिकली उड़ा दिया, बाकी प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा देता है, तो 2-4 जज अगर घर चले गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जा भी रहे हैं, पहले भी गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं बात तो ये नहीं है। अच्छा, एक अमेंडमेंट अच्छी भी हुई है, वो मैं बताऊं कौन सा। हाँ जी, ये जो वो जो 3 साल का कवर दिया है, आपको पता है पिछले कई सालों के दौरान कोई चीफ जस्टिस जो है, वो एक चीफ जस्टिस साहब चंद दिनों के लिए भी आए थे। वो आपने अच्छी बात की, मैं गुजारिश कर दूं, ये जो टेन्योर की है ना जी, 4 साल तक रहे थे इफ्तिखार चौधरी, बल्कि इससे ज़्यादा अरसे तक, ठीक है, जब ये बहाल हुए थे। तो 2013 में जाके ये रिटायर हुए थे, ठीक है, और फिर उससे पहले 19th अमेंडमेंट सीनियरिटी का सारा वो क्लैरिटी आ चुकी हुई थी, ठीक तो है। उसके बाद सीनियर मोस्ट ने जज बनना था। तो 13 से ये अक्टूबर 24 तक 11 सुप्रीम कोर्ट के 10 जज, सॉरी ये 10वें चीफ जस्टिस मैं 11 साल की बात कर रहा हूँ। 11 साल में 10 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके बाद आए हैं, यानी कि एवरेज आप टेन्योर ले नाजरीन तो 1 साल का तकरीबन बनता है, कुछ अर्सा ज़्यादा। वो कौन से चीफ जस्टिस थे जिनका चंद दिनों का था? ख्वाजा 23 दिनों के लिए, गलबन 1 महीने से भी कम के लिए चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा। हाँ जी, और ये 11 साल बाद अगर ये चीज़ 3 साल वाली ना भी आती जो 26वीं तरमीम में आई है,
तो मज़े की बात यह है कि ये पहले चीफ जज होने थे जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्हीं 11 सालों के बाद जो पहली दफ़ा 3 साल के लिए बनेंगे। इनका 3 साल और 1 महीना और कुछ दिन कटे, अगर बन गए तो, वैसे बन रहे हैं। अगर बन गए तो अब तो 3 साल के लिए बनेंगे ना। मुझे ये बताएं, लेकिन बनेंगे अगर कि ना नहीं बनते बनेंगे? तो फिर भी इन्होंने 3 साल और कुछ दिनों के लिए रहना था। ठीक है। तो ये पहले गए थे 11 सालों बाद। तो अलमिया ये है कि 1 साल एवरेज आप लगा लें चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये एक अच्छी ये बात वैसे है। अच्छी अमेंडमेंट हुई है ये। अब दूसरी बात ये है कि देखें एक और इसमें मसला है, याहिया अफरीदी जो एक तो आपको पता है एक सीनियरिटी की वजह से कहा जा रहा था कि उनकी सीनियरिटी थी, लेकिन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब, सॉरी जो भी वो जज थे, उन्होंने मुनीब साहब को, जस्टिस मुनीब को ले आए थे और फिर बाद में ये आए थे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होके। 2028 में अपनी बारी पे सीनियरिटी वाइज इन्होंने बनना था, जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस। ठीक है। ये 4 साल पहले बन जाएंगे। अब इसमें भी दिलचस्प बात ये है कि अगर ये चीफ जस्टिस मंतखब हो जाते हैं या नामजद हो जाते हैं तो ये तो अपनी सर्विस 2027 तक इनकी अब चलेगी, और 28 में इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। ठीक है। तो ये अपनी सर्विस और अपना कैरियर इनका किस तरीके से फिर सुकड़ ये सवाल ये भी सवाल है देखें, पैदा हो जाएगा। और जो ज़्यादा चांस देखें इसलिए है कि शायद इनको आईनी कोर्ट में लगा दिया जाए प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पे। यहिया अफरीदी की बात कर रहे हैं, जस्टिस यहिया अफरीदी की फेवरेट नहीं है तो। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मंसूर मेरी अली चुआ शाह को रिपोर्ट, हाँ मेरी चुआ रिपोर्ट अभी भी ये कह रही है, और मैंने आपको पता है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की यानी वो लॉबिंग जारी थी, तो अब मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक ट्वीट कर दी थी। मैंने कहा कि यहिया अफरीदी जो हैं वो इस रेस के विनर लग रहे हैं मुझे सीम्स। मैं देखिए, मैं सहाफ़ी हूँ, अल्फाज का चुनाव एहतियात से करने की कोशिश करता हूँ, वह गलती भी हो जाती है, ये बात नहीं कि गलती नहीं होती। मुझे अभी भी लग रहा है, आपका मुझे किसी एक जज का नाम बताएं कि चीफ जस्टिस कौन होगा, 2 के चले बता दें। नहीं 2 ही हैं, जस्टिस मलिक तो देखें समझे ही आउट ऑफ रेस जा रहे हैं ना। ठीक है। क्योंकि वो वैसे भी वो तो उनकी गुड बुक्स में भी नहीं है जिन्होंने नाम भेजना है, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा। तो इन 2 मजबूर, मंसूर अली शाह भी उनकी मजबूरी है कि वो सीनियर मोस्ट है, उनका नाम तो भेजना ही भेजना है आपने। ठीक है। तो यहिया अफरीदी होंगे या मंसूर अली शाह होंगे, बट मंसूर अली शाह में अभी भी इफ एंड बट्स हैं, काफी सारे। और एक और इसमें दिलचस्प बात ये कि अच्छा, एक बात मैं आपको और बहुत बता दूं, एक मेरी बात भी सुन ले। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और अतर मिनल्ला सुने हैं एक ही चैम्बर के हैं। हाँ, ये तो इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के चैम्बर एक ही चैम्बर से रहे हैं। मैं वैसे ही मैंने कहा जरा हाँ, बात जरा रेलेवेंट हो जाए। ये वो चीज़ है जो आपने बात की कि वो इस तरफ की भी बात करें कि ये भी काफ़ी अरसे से हम देखते रहे कि अपने ही चैम्बर से जज बने तो अच्छे वकील होंगे, लेकिन आपने उनको एलिवेट करवा लिया, जज के तौर पे बनवा दिया, नॉमिनेट करवा दिया, और फिर वो वैसे एक बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ सर, पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो पार्लियामेंट जो फॉर्म 45 के मुताबिक हो, फॉर्म 47 के मुताबिक फॉर्म्स के पीछे पड़ मैं कहता कोई भी पार्लियामेंट हो। मैं सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है जो बात ये की जा रही है कि इतने वज़ीर आज़म खा गए, इन्होंने भी फरमाया, बिलावल भुट्टो साहब ने और बाकी लोगों ने भी, और हम भी बात कर रहे हैं। ये जो फैसले किए अदलिया ने, कल रीमा अमर साहबा बड़ी अच्छी, वो आपको पता है वो क्रिटिक हैं लॉ की, और वो जियो टीवी पे वो आती भी है प्रोग्राम, उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी ये गलत फैसले जो बात की जा रही है ना, ये सारे जजेस डायरेक्टली एग्जेक्टिव से आए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे ये बताइए इसके शुबे को तकवीत दे रही है। आप मुझे ये बताएं आगे जाके क्या होगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ये बताएं, ये जो नॉर्मल जुडिशरी के प्रोसेस से नीचे से लोग आते हैं यार, ये क्यों जल्दी रिटायर हो जाते हैं, ये क्यों तेजी से एलिवेट नहीं होते, और ये जो एग्जेक्टिव के जरिए आ रहे हैं जजेस, क्या ये ठीक निज़ाम है इंडक्शन का? ओवरऑल इसको इस तरह से अभी तो गेम इस तरफ आ गई है ना, लेकिन इसको एक्चुअली सही तरीके से रिव्यू करने की ज़रूरत है, और एक वेल थॉट आउट प्रोसेस की ज़रूरत है जजेस की नॉमिनेशन के लिए, दुनिया से कंपेयर करने की ज़रूरत है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज़रूरत नहीं समझते आप? कंपैरेटिव एग्जाम ले, लेकिन वो तो सेशन जज के तौर पे, सिविल जज के तौर पे आप लेते हैं ना, जो डायरेक्ट आते हैं भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट से देखें, एक्सपीरियंस वाइज आते हैं ना, कि हाई कोर्ट में पहले आते हैं फिर आप सुप्रीम। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आपने अपर जुडिशरी के लिए इंडक्शन करनी हो लॉयर्स में से, पार्लियामानी कमेटी होनी चाहिए, पहले एक पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए जी,
वो उसके बाद आप पार्लियामेंट देखिए। मैं उसको ये क्या कह रहा करना हूँ है। कि वो जो इंडक्शन का तरीका है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जरिए उनको करें, फाइनल अथॉरिटी या फाइनल उसके ऊपर सुपरविजन या इंटरव्यू का पैनल पार्लियामानी कमेटी होनी चाहिए। और अभी तक चलें, आखिरी बात इस पर ये करते हैं कि की क्वेश्चन अभी भी इस सारी सिचुएशन में है कि 26वीं आईनी तरमीम बहुत सारे लोगों ने कहा चैलेंज करेंगे, पीटीआई ने कहा है, वकला ने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है, कुछ लोगों ने करने का इरादा किया, दाखिल कर दिए दौरान। इसमें भी देखें एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये अगर मैं 26वीं तरमीम को चैलेंज करता हूँ आईनी को, तो उसको कौन सुनेगा? क्योंकि आईनी बेंच के खिलाफ तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो क्या मुनासिब ये ना हो कि एक फुल कोर्ट पहले पूरी बैठे, चाहे पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठें और फिर एक वो फैसला करें। खैर ये अब आ बात जाइए आपकी हम ठीक है, उस ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी नजर में यही अफरीदी इज अ हॉट फेवरेट। अच्छी बात। आपके ख्याल में कौन हॉट फेवरेट है? एक का नाम, वही है या मंजूर अली शाह है? एक का नाम लें। मंजूर अली शाह में एक पार्ट्स हैं। हॉट फेवरेट कौन हुआ? हॉट फेवरेट तो फिर अभी हम अच्छा चले। अच्छा, दूसरी बात जो हमने करनी है और मैं जल्दी से उसको कर देता हूँ, वो है सर ताजर 2 स्कीम हुकूमत लेकर आई थी। आपको मैं बुनियादी डेटा जो है वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। 50 अरब रुपए IMF से तय हुआ था कि रिटेलर्स की इस नई स्कीम के जरिए कलेक्ट किए जाएंगे। सारी जो मार्केट्स थी पूरे पाकिस्तान में 100 रुपए से लेके पर मंथ 60,000 रुपए तक की रेंज के अंदर टैक्सेस थे। आपको पता है अभी तक कितना टैक्स जमा हुआ है? 13 लाख। 13 लाख से थोड़ा सा कम। एक्चुअल जो है मैं आपको बता देता हूँ 12,50,000 समथिंग। 50 करोड़ में से 50 अरब में से। वो माफी चाहता तो माशाल्लाह। अच्छा, IMF से जो एग्री हुआ था, एनफोर्समेंट अच्छी है। सुने ना, IMF से एग्री हुआ था कि 10 बिलियन सितंबर तक करना है और 30 दिसंबर तक यही 25 अरब करना है। 25 करोड़। तो अब ये इसका गैप कैसे पूरा होगा? ये तो पूछे, ये तो FBR ने जवाब देना है, मुझे तो नहीं पता। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं जी 3400 अरब की टैक्स चोरी है, फलान है, ठीक है। अच्छा, भाई मैं आप आपको कर एक क्या और नहीं बात कर रहे हैं? मुझे कहने की, मैं भूल जाऊंगा, मुझे ये बात कर लेने दें। क्यों पाकिस्तान में, हम फिर आज अवाम की बात करेंगे, हमेशा करते रहे और गरीबों की बात करेंगे, क्यों पाकिस्तान में सैलिड क्लास की गर्दन कटती रहती है? इसीलिए कि आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। जहाँ पे आपने 50 अरब का टैक्स लेना है, आपने किया 12 लाख इकट्ठा, और आप फिर सैलरीड क्लास चूंकि वो नेट में आ रहा है सिस्टम, आप उसे काट करते जाएंगे। यार उन पे क्यों जुल्म किए जा रहे हैं भाई? सैलरीड क्लास कुर्बानी का बकरा है। आसान बकरा है ना भाई, क्योंकि वो लेटा हुआ है पहले ही, उसका सिस्टम सिर्फ छुरी चलानी है। यहाँ पे अकड़ जाएंगे भाई, क्यों नहीं देने। लेकिन आप दूसरी बात करें लगे थे, मैं एक और बात इस पे करूँ। आपने ये तो आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया इस तरह, ये जो आपने 1000 रुपया कमर्शियल मीटर पे टैक्स लगाया है, आप जाएँ मार्केटों में देखें, ताजरों से पूछें, 1000 रुपया टैक्स लगा है मीटर का किराया हर कमर्शियल बिल पे। वो किस चक्कर में आप ले रहे हैं? ताजर, अब मेरी बात हुई कुछ ताजरों से जो बहुत ताजर नहीं है, बेचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो हमें दिखा के उन्होंने कहा कि ये 1000 रुपया फिर हम किस चक्कर का दे रहे हैं, ये भी हमने देना है टैक्स, और 1000 रुपया या जो सालाना वो टैक्स लेना है वो भी देना है, तो हमने कहाँ से ये टैक्स देना है? अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये बात जायज़ है। दूध एक ऐसा के बिल मैंने देखा है भाईजान, जो बिल 6 माह से मीटर ही नहीं चला यार, उसमें ये 400 रुपया टैक्स है, 1000 रुपया मीटर का किराया। ये जो दुकानदार है, ये जुल्म है, ये दूध के धुले हुए नहीं है। बट मेरी आज बात की सिचुएशन में आप देखें क्या हालात हैं। मेरी बात सुन ले भाई, अनजस्टिफाइड मीन्स नहीं होने चाहिए। ये जो रिटेलर्स हैं, ये पैसे कमाते हैं, ठीक है, इनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये टैक्स नहीं देते। लें टैक्स। स्टेट की रिट का तकाजा ये है कि स्टेट की रिट है ना, अगर ये स्टेट है कोई तो बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो स्टेट इनसे टैक्स ले, नहीं ले, इनसे नहीं। और तरीके ढूंढेंगे। एक बात और भी सुन ले, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये जो इम्तिहान अभी काश्तकार है, वो अभी बाकी है इम्तिहान ना, वो तो इस साल से शुरू होगा। वो अभी पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो आना है। और दूसरी, मैं आपको डिटेल्स के बारे में बात पूरी करने रह ना जाए, ये जो 12.5 लाख रुपए जमा कराया है ना, ये पता है पाकिस्तान में कितने लोग हैं? कितने लोग? कोई 550 बस। अच्छा, रिटेलर स्कीम में टोटल बंदे कितने रजिस्टर्ड हुए हैं? कोई 78,000, 70 से 8 से शायद 78,000 हो गए हैं। 550 बंदे ने 12-12.5 लाख रुपए टैक्स ये जमा है कराया। अफसोसनाक मरहला जो हम सियासत खेलते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती और सुपरामेसी, और ये लगे हुए हैं यहाँ पे जज लगाने, और टैक्स आपसे 50 अरब में से हो रहा है इकट्ठा 12 लाख। भाई वहाँ पे शर्म का मुकाम है आपके लिए, पहले उस तरफ तवज्जो दो। आपको पता है एक उसूल बयान किया जाता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट का काम ये है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस जरा अपने भी गिरबान के अंदर झांक लें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मैं नहीं कहता।
वो एक टैक्स डायरेक्टरी हुआ करती थी, वो भी बाढ़ दी है। अब FBI वाले वो भी आपस में बात सुने, जब गिरेबान ही चाक हो तो झांकना कहाँ पे है यार? गिरेबान है ही नहीं, गिरेबान चाक है तो झांकने मेरे ख्याल में तो है ही कोई नहीं। तो ऐसे। वो इसलिए आखिरी बात जो कर रहे थे हम कि भाई ये 26वीं आईनी तरमीम क्या है, पार्लियामान लाई है, पार्लियामान जरिया है भाई। और वो जो फैसले हम कह रहे थे एग्जेक्टिव वाले कि ये जो दिए, जो वज़ीर आज़म को घर भेजा, बात पूरी नहीं हो सकी, नाज़रीन क्या वो इनके कहने पे भेजे गए थे? किसने भिजवाए थे? बड़े घर वालों ने भिजवाए थे सबको। बड़ा घर कौन होता है? वो ये यार जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो जब कहते से- हैं वो जो कहते हैं कि हमारी सरहद के मुहाफिज है, लेकिन अब ये है कि वो हमारी हर हद के मुहाफिज है। सरहद से आगे हर हद। हाँ, नहीं, सरहद के लिए हर हद के मुहाफिज हैं जनाब, चलिए और वो हर हद तक जाते हैं उसके लिए। ठीक है। और आपको पता है आखिरी बिल्कुल कि वो सेनेटर कासम रोंजो जिनका ज़बरदस्ती एलिजिडली वोट लिया गया था BNP मेंगल के, वो उन्होंने छोटी सी मीडिया टॉक भी की है आज इस्तीफे के बाद, और उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके से किन लोगों ने कहाँ पे बेईमाना तरीके से रखा, और वो उनको तरले मिनतें करते रहे कि नहीं यार मुझे घर में ही रहने दो, मैं वोट दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ इतना जुल्म तो ना करो ना। मेरा ख्याल है कि हमारी आई एम स्पीचलेस, मेरी बातें खत्म हो गई हैं। मैं बस इसी के टैक्स साथ भी इकट्ठा करें, मेहरबानी करें। के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।